जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल ने सारे दोस्तों दे सारे दोस्त ठीक ठाक ने। सरी छुआ ठीक मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास जो है अपनी जीके जीएस की लाइव हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी दोस्त बता दीजिए एक बार कि आवाज़ वगैरह सब ओके है, ताकि हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया, आई थिंक ओके है। और इसी के साथ साथ ये भी उम्मीद करूँगा कि आप सभी दोस्त जो हैं वो अपनी रिवीजन जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे, एग्ज़ाम में जी जान लगा के जुटे हुए होंगे, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे अपने सपने को पूरी करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे एक क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन रहेगा आपका कि के टू माउंटेन जो है, के टू माउंटेन जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा हूँ, ठीक है। के2 माउंटेन की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो क्या है, इसका आंसर बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी दोस्त जो हैं वो तैयारी अपनी करके आ रहे हैं कि नहीं। क्लियर। तब तक आपको आंसर दीजिए, तब तक छोटे सी इंट्रो दे दूं कि व्हाट्सएप का ग्रुप, जैसे कि आप सभी दोस्तों को मैं बताता हूं, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कुछ बच्चे जेकेबी कांस्टेबल की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट है, पेड है, जो कुछ बच्चे लेना चाहते हो व्हाट्सएप का लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उनको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप बुक की जगह आप उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो इसका आंसर देंगे सभी दोस्त। तो बढ़ते हैं तब तक हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज की क्लास के। तो आंसर क्वेश्चन है, रोमांसिंग विद लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। रोमांसिंग विद लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ऑटोबायोग्राफी है, देखिए, एक होती है ऑटोबायोग्राफी, एक होती है सिर्फ बायोग्राफी। जो बायोग्राफी होती है वो होती है दूसरों के द्वारा लिखी हुई, जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो होती है खुद लिखी हुई। जैसे मैं रोहित वर्मा हूँ, मैं अपने बारे में लिखूंगा कि मैंने यहाँ से अपनी एजुकेशन की, मैंने ये काम किया, मेरी ये अचीवमेंट्स हैं। अगर मैं उसको खुद ही लिख रहा हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, देव आनंद जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बट मोस्टली जो रोमांस के रिलेटेड हो गई, लव के रिलेटेड किताबें हो गई, वो चेतन भगत लिखते हैं। बट इसमें आंसर क्या रहेगा, देव आनंद जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अनाउंस्ड द प्लान टू अडॉप्ट चाइनीज युआन एज अ लीगल टेंडर। जैसे कि आप सभी को मालूम है मेरे भाई, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हर कोई देश चाहता है कि हमारी करेंसी जो है वो इंटरनेशनल करेंसी के रूप में देखी जाए, उसमें ट्रेड हो। जैसे अगर इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे क्या देखा जाता है, डॉलर को देखा जाता है, ठीक है, यूएस डॉलर जो है उनको देखा जाता है, जहां भी ट्रेड होगा डॉलर्स में होगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि चाइनीज युआन जो है, ये युआन चाइना की करेंसी है, इसको एज ए लीगल टेंडर, इसमें ट्रेड करने के लिए कौन सा देश है जिसने इसे हाँ कर दी है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा मेरे भाई, जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। जिम्बाब्वे वह देश है जिसने इसको हाँ की है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो 40 मिलियन का लोन जो है जिम्बाब्वे पे माफ़ कर देगा। 40 मिलियन डॉलर्स का लोन है, ठीक है, उसको माफ़ करेगा, चाइना का ये कहना है। तो इस वजह से जो है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर चैनल ज्वाइन करने के बाद अब लाइव क्लास में पता नहीं चलता है और किस ऐप से लाइव होते हैं, और आप किस ऐप से यूट्यूब पे ही क्लास होती है मेरे भाई। देखिए आदिब हुसैन ये हमारे चैनल के मेंबर हैं, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। देखिए आपको अगर जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आती है, जो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जहाँ तो अपना व्हाट्सएप यूट्यूब जो है वो अपडेट कीजिए, ठीक है। अदरवाइज चैनल में सब्सक्राइब करेंगे, उसके साथ एक बेल का आइकन बना होता है, ठीक है, ऐसे घंटी जैसी एक बनी होती है, तो उस घंटी को भी दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ऑल पे कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ऑल पे करेंगे तो सभी आपको नोटिफिकेशन जो है उस चैनल के आते जाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट बाय सौरभ दग्गल इज। सिंपल सी बात में अगर बोलूं तो बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगट जो है वो किस नाम से है, ठीक है। इनकी जो बायोग्राफी है, हर एक बायोग्राफी का अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो इनकी बायोग्राफी का नाम क्या है जो कि सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट वेलकम सभी दोस्तों को, हेलो हाय नमस्कार सभी को, ठीक है। तो चलिए क्लास पे अभी फोकस कीजिए जल्दी से। तो महावीर सिंह फोगट जो है, इनकी बायोग्राफी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मेरे भाई का। तो आंसर जो है वो आप सब दोस्त भी साथ साथ में
देते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी दंगल जो है, दंगल बिल्कुल सो हो दंगल नहीं अखाड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अखाड़ा, यार मैं आपका ऑप्शन दे के ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अखाड़ा है मेरे भाई, दंगल नहीं है, ठीक है, अखाड़ा है। अखाड़ा इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि सौरभ दुग्गल के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन मेघालय स्टेट। ऑप्शंस में जो लैंग्वेज दी हुई हैं इनमें से मेघालय स्टेट में कौन सी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, ठीक है। इनमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो मेघालय में बोली जाती है। चलिए चलिए जल्दी से आंसर आने दीजिए सभी बच्चे। देखिए जो कोई भी पर्सनल डाउट रह रहा है आपको आबिद मेरे भाई, तो व्हाट्सएप पे आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे सब जो है आपकी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। तो मेघालय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेघालय खासी और गारो जो हैं ये इनकी प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है खासी और इसके साथ ही लिखिए गारो। खासी जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ये प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं, प्रिंसिपल बोले तो मेन लैंग्वेज, ठीक है। ये प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं मेघालय की। इसी के साथ बात करें तो मेघालय की कैपिटल की बात कर लेते हैं। जल्दी से आप सभी दोस्त जो है वो आंसर देंगे कि मेघालय की कैपिटल जो है वो क्या है। और मेघालय का एक फेस्टिवल का नाम भी बता दीजिए जो फेमस फेस्टिवल है मेघालय का। और इसके साथ साथ एक फोक डांस भी बता दीजिए, क्योंकि ये फेस्टिवल हो गई, कैपिटल हो गई, फोक डांसेस हो गए, ये किसका पोर्शन आएगा, ये आएगा स्टैटिक जीके का, ठीक है। तो डांस की बात करें सबसे पहले अगर, तो लोहो जो है मेरे भाई ये फोक डांस आ जाएगा मेघालय का। कैपिटल क्या आ जाएगी, शिलोंग जो है वो मेघालय की कैपिटल आ जाएगी। और बात करें इसके फेस्टिवल की तो बंगाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये इसका फेस्टिवल आ जाएगा, बंगाला इसका मोस्ट फेस्टिवल फेमस है ये। क्लियर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। सभी दोस्त ट्राई कीजिए, साथ साथ में जो है वो आंसर्स देते जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाएगा मेरे भाई तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, डेफिनेटली जो आपका डाउट होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नेम बिलोंग टू द रीऑन्ड फार्म साइंटिस्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सीधी सी बात की जाए, ठीक है, 100 बातों की एक बात कि बताइए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सौरभ पाल रामपुर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, वेल डन, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन जो हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एकदम सटीक और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर फुल फॉर्म पूछ ले भाई, MS स्वामीनाथन का पूरा नाम पूछ लें तो लिख लो, ये फुल नेम लिख रहा हूं MS का, ठीक है, मानकोम्बू संभाबियन, ठीक है, ये फुल नेम है इनका। आगे स्वामीनाथन लिख लीजिएगा। क्लियर। इसके सिवा अगर क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा अगर हार्ड लेवल का बनाएगा तो वो पूछ लेगा कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ये किन फसलों को लेकर हुआ था, वर्गीज कुरेन फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, जुबैर अहमद, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हुआ था वीट, गेहूं और उसके साथ साथ चावल को लेके। इनमें किया क्या जा रहा था, HYV सीड्स जो हैं इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, हाई जाइल्ड वेराइटी सीड्स, ठीक है। इनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाया जा रहा था मेरे भाई। क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरा काम है आपको अच्छे से चीज़ें समझा पाना, एकदम इजी वे में आप तक चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाना, वो मैं बली बखूबी कर रहा हूँ। अगर उसके बावजूद भी मेरे भाई आपको अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो वो भी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ बैड। अगर वातावरण में, एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो वो हमारे लिए हानिकारक क्यों है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो हानिकारक क्यों है, समझ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हीट एनर्जी टू फास्ट, ठीक है, हीट एनर्जी बहुत जल्दी फास्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड से बड़ी जल्दी गर्मी बढ़ती है। दूसरा है एटमॉस्फेयर की हीट जो है वो इसको डिस्टर्ब करेगी। तीसरा है रेडिएट हीट बैक टू स्ट्रेटोस्फेयर, क्या स्ट्रेटोस्फेयर में वो हीट भेजेगी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो, ऐसा कुछ है। और फोर्थ है ब्रेक क्लोरीन इन अपर एटमॉस्फेयर, जो अपर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन है उसको ब्रेक करेगी।
तो बहुत ही एक बेसिक सा आपको बता दूं, जैसे बोलते हैं ना कि गाड़ियां कम चलाओ, पोल्यूशन कम करो, तो मेन जोन में गैस रहती है वो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट मालूम है आप सभी को, ग्लोबल वार्मिंग मालूम है, ठीक है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मेन रहता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी फास्ट प्रोड्यूस करती है, जिससे गर्मी जो है वो बढ़ती जाती है। आपने अगर देखा होगा, आज से 10 साल पहले गाड़ियां जो हैं वो कम थी हमारे भारत में, तो तब जो है मैक्सिमम टेम्परेचर जाता होगा 40 तक। आज जो है वो गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। इस टाइम पे दिल्ली का टेम्परेचर जो है वो जाता है 50 टच करता है, इवन कि 50 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। ग्लेशियर्स जो है वो पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट पड़ता है, जिससे गर्मी ज़्यादा होने लग पड़ती है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज रावत भट्टा एटॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। रावत भट्टा भारत का एक एटॉमिक सेंटर है, ठीक है, परमाणु केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात या फिर राजस्थान। जल्दी से जो है सभी दोस्त आंसर करेंगे, 1 मिनट। बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रावत भट्टा जो है ये कहाँ पर है, यह है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जो है ये स्थित है। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है मेरे भाई, तो राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में है जो चित्तौड़गढ़ है। अगर इसी के साथ साथ आपसे एक और क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट बताइए, लार्जेस्ट एटॉमिक बताइए, लार्जेस्ट एटॉमिक सेंटर बताइए, वो कौन सा रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, लार्जेस्ट एटॉमिक सेंटर क्या कौन सा रहेगा, कुंडलकुलम, ठीक है, कौन सा रहेगा, KUN, कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये रहेगा। अगर बात करें कहाँ पे आएगा हमारे भाई, तो ये आ जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। आपसे लास्ट में ना एक छोटी सी मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी रहेगी, वो आपको जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद आपको बताऊंगा। सो लास्ट तक जो है वो मेरे दोस्त बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन टुक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है वो लगभग लगभग कब हुआ था, ठीक है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ये पता क्या है, ये एक ना क्या कहूँ, एक टाइप का ऐसे कह लीजिए कि एनिमल्स की ना स्पीसीज जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, एकदम से बहुत ज़्यादा जो है बड़ी डाइवर्सिटी में स्पीसीज बढ़ गई थी, ठीक है। और लगभग लगभग इसने टाइम पीरियड जो लिया था वो लिया था 40 मिलियन ईयर्स का, ठीक है। कितने का लिया था, 40 मिलियन ईयर्स का टाइम पीरियड लिया था, क्योंकि यहाँ पे कैम्ब्रियन जो एक युग है, जैसे त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कल युग, है ना, कहने को तो छोटे युग हैं बट इनमें बहुत साल लगते हैं। तो वैसे ही 40 मिलियन का टाइम लिया था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने, और ये हुआ था लगभग लगभग 530 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, 530 साल पहले जो है ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में हुआ क्या था कि एनिमल की स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो है वो सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर झेलम से रिलेटेड है। रिवर झेलम इज द मेन वाटरवे ऑफ कश्मीर वैली। द रिवर इज ऑल्सो नोन एज बाय विच नेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो आप कह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अगर आप JK SSB का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई झेलम से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर भी आने लग पड़े हैं दोस्तों के, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए तो बात करते हैं झेलम की। फर्स्ट ऑफ ऑल झेलम का नाम क्या है, तो इसको कहते हैं वैथ, ठीक है, वैथ। वैथ किस में कहेंगे, कश्मीरी में, ठीक है, किस में कहेंगे, कश्मीरी में कहेंगे वैथ। और इसको दूसरा नाम भी है, वो है बितिस्ता, ठीक है। बितिस्ता किस में है, ये है संस्कृत में। ऐसा ना हो कि आप सभी दोस्त जो हैं वो वैथ याद करके चले जाएं कि झेलम का तो वैथ है, वैथ है, और वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन में बितिस्ता दे दिया और आप बोलो नहीं यार बितिस्ता तो है ही नहीं कुछ, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप तक हर एक चीज़ जो है वो पहुँचाना मेरा काम है। क्लियर, ये हो गया इसका। अब बात कर ली जाए इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो झेलम का ओरिजिन जो है वो होता है बेरीनाग से,
वेरी नाग से होता है, ठीक है। आई थिंक ये वेरी नाग जो है ये अनंतनाग में है, अनंतनाग में है। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि मेरा एक ना दोस्त है वहाँ का, तो वो रहता है अनंतनाग में, तो वो बताता है मुझे कि झेलम जो है वेरी नाग से निकलती है और वेरी नाग उसके पास ही है, ठीक है। वहाँ बहुत अच्छी सीनरी टाइप है, ठीक है। वहाँ का व्यूज़ जो है वो बहुत अच्छा है, ऐसे साइड साइड पे ऐसे बीच में से निकलती है और साइड साइड पे चलने वाला बना हुआ है, फोटोज़ वगैरह देखे हुए हैं मैंने, ठीक है। तो क्या सही है अनंतनाग ही है कि कुछ और है जगह का नाम? चलिए, यस सर, अनंतनाग, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। इस तरह से जो है ना साथ साथ में डाउट जो है, मेरे भी कुछ डाउट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब मालूम है, कुछ चीज़ें मैं भी सीखता हूँ, कुछ आप मेरे से सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखता हूँ। तो कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा हम दोनों को। तो ये हो गई भाई आंसर की बात है। इसके सिवा और भी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जिनके पुराने नाम हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। इसके सिवा नाम मेरे को आप दोस्त बनाएंगे चेनाब का, चनाब का नाम बताएंगे कि चनाब का पुराना नाम क्या है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है रावी रिवर, जिसके किनारे 10 राजन का युद्ध हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है वो बहुत ही फेमस है और वो हुई थी रावी के किनारे, उसका नाम बताइए। और एक और बता दीजिए, वो आप बता दीजिए ब्यास का। इन 3 रिवर्स के जो हैं ये नाम बता दीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, किस किस मालूम है भाई को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अस्की नहीं आ रहा है, पुरुष नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही। ब्यास का रह गया, ब्यास का भी बता दीजिए जल्दी से। चलिए, तो बात करते हैं चेनाब की। तो चेनाब का आ जाएगा पुराना नाम अस्किनी। रावी जो है, रावी का आ जाएगा पुरुषनी, ठीक है। रावी का क्या आ जाएगा? पुरुषनी। और ब्यास का क्या आ जाएगा? बिपाशा। ब्यास का क्या आ जाएगा मेरे भाई? बिपाशा जो है वो ब्यास का आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बीच में कुछ बच्चे हैं बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेल डन मेरे भाई, बहुत शानदार। क्लियर यहाँ तक? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ आ गया ना ये सब? ये नाम जो है ना ये याद कर लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो, मैं फिर से आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो ना तो उसको कैजुअली मत पढ़ो, ऐसे नॉन सीरियस होकर मत पढ़ो, उसको बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ साथ साथ में। नोट्स नहीं बना पा रहे हो, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जब टाइम लगे तब नोटबुक पे नोट कर लो। चलिए भाई, तो अब हम जम्मू कश्मीर घूमते घूमते पहुंच गए कहाँ पे? गुलमार्ग में पहुंच गए हैं। तो इन्होंने बोला है कि गुलमार्ग जो है ये कश्मीर का एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट है। गुलमार्ग कश्मीर का मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिसोर्ट है और इसे जो है फेमसली किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त आंसर आने लग पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो गुलमार्ग में रहते होंगे, ठीक है, उस एरिया में रहते होंगे, उनको तो पता हो गई, उनको तो ये फ्री के नंबर हैं, ऐसा कह लो, फ्री के नंबर हैं उनके लिए। बहुत बढ़िया। तो गुलमार्ग जो है इसे कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। क्या कहा जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही होगा। और एक चीज़ और, गुलमार्ग की एक चीज़ आपको बता दूं, वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स भी है। विश्व का हाईएस्ट ऊंचा गोल्फ कोर्स भी गुलमार्ग में है। क्लियर है? विश्व का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स वो कहाँ पे है? वो भी गुलमार्ग में है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रुकिए रुकिए रुकिए, इसके सिवा एक आधी चीज़ और बता दूं आपको, रुको। इसके सिवा ये देखो, एक नीचे है ना गॉड्स ऑन कंट्री, ये आई थिंक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। गॉड्स ऑन कंट्री जो है वो किसे कहा जाता है? तो गॉड्स ऑन कंट्री जो है वो केरला को कहा जाता है। केरला को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। माउंटेन क्वींस जो है ये किसे कहा जाता है? माउंटेन क्वींस, ठीक है। तो माउंटेन क्वीन कहा जाता है मसूरी को, MUSSOORIE, मसूरी को कहा जाता है माउंटेन क्वींस। क्लियर? अब एक ऑप्शन बचता है हमारा, क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसे कहा जाता है? इसका आंसर दे दो भाई तो मानो, इसका आंसर दे दो। क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसे कहा जाता है? गंडोला, केरला। जल्दी से, बहुत बढ़िया। सभी दोस्त ट्राई करेंगे आंसर देने के साथ साथ में। बिल्कुल सही, मेडो ऑफ फ्लावर्स जो है वो आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब आंसर दीजिए कि क्राउन ऑफ कश्मीर जो है वो किसे कहा जाता है? देखिए, जो कुछ बच्चे श्रीनगर के साथ जाने वाले हैं उनको मैं पहले ही बता देता हूँ, श्रीनगर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। ब्रेंग वैली करके नाम है, ब्रेंग वैली। क्या है? अरे डल लेक कहाँ से हो जाएगी मेरे भाई? डल लेक कहाँ से हो जाएगी यार क्राउन ऑफ श्रीनगर, कश्मीर, ठीक है। ब्रेन वैली जो है इसे कहा जाता है कश्मीर का क्राउन। ये चारों ऑप्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और लिख के रखिए। माउंटेन क्वीन मसूरी, मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग, क्राउन ऑफ कश्मीर ब्रेन वैली और गॉड्स ऑन कंट्री
देवताओं का अपना देश वो है ब्रिंग गंगा, ओ गंगा बोल रहा हूँ, ब्रिंग वैली, ठीक है। ब्रेन गंगा भी है ना, ब्रिंग गंगा वो पुरानी ओल्ड गंगा जिसे कहते हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छे से जो है सभी दोस्त रिस्पांस देते हुए चलेंगे साथ साथ में। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी कि जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, एक छोटा सा एक लाइक कर दीजिए। और हो सके जो कुछ नए भाई हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट रहती है। आप में भी बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब होते होंगे इस चीज़ से, सर बार बार बोलते हैं, बट बार बार नहीं, एक आधी बार ही बोलता हूँ, बट कर दिया करो, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज एंजलर पैराडाइज। एंजलर पैराडाइज के नाम से कौन सी जगह जो है वो जम्मू कश्मीर में जानी जाती है। जम्मू कश्मीर में एंजलर पैराडाइज के नाम से कौन सी जगह जानी जाती है। पहलगाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरा आंसर देने से पहले अगर आपका आंसर आ जाए तो इससे बढ़िया और चाहिए क्या, इससे बढ़िया और फीलिंग होगी क्या, ठीक है। पहलगाम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। एंजलर पैराडाइज जो है वो किसे कहा जाता है, पहलगाम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कांट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिप्लेनिश्ड, देखिए कुछ ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो वहाँ पे जो है ना वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। रिप्लेनिश्ड का मीनिंग होता है कि जैसे बोलते हैं ना रीयूज़ करना, ठीक है। रिसोर्सेज को लंबे दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइप का जो है रिप्लेनिश्ड यहाँ पे मीनिंग देता है कि एक सोर्स, मान लीजिए अगर पेट्रोल है, पेट्रोल को अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो ये दोबारा रीयूज़ में नहीं आएगा क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सोर्सेज की यहाँ बात की गई है, जैसे कोल हो गया, ठीक है, जो कि दोबारा दोबारा यूज़ में आ सकते हैं। तो उन्होंने वही बोला है कि इनमें से कौन से सोर्स हैं जो शॉर्ट पीरियड टाइम में नहीं बनेंगे, ठीक है। सोर्स कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेचुरल गैस, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। जल्दी से सभी दोस्त आंसर देते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर नहीं, ये गलत आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाले जो हैं बच्चे बिल्कुल सही रहेंगे। नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, फिर कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल बोलते हैं जिसे, ये हो गए, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल से बनते हैं, फॉसिल फ्यूल से बनते हैं जो कि मिलियन ईयर्स एगो, जो आप कह सकते हैं मिलियन, कई लाखों वर्ष पहले जो जानवर हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके कंकाल नीचे समंदर की सतह पर दबे होते हैं, उनकी केमिकली प्रोसेस हो के उनसे जो है ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो जो रिमेनिंग एनिमल होते हैं उनसे ये बनते हैं और ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिप्लेनिश्ड नहीं हो सकते हैं ये चीज़ें। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज लेटेस्ट एंट्री इनटू द WTO मेंबरशिप। WTO से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, जल्दी से कि कोई भाई बताएगा मेरे को WTO से क्या समझते हैं। नेचुरल गैस, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ठीक है। WTO से आप क्या समझते हैं, WTO की फुल फॉर्म बता दीजिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये WTO की फुल फॉर्म है। और यहाँ पे सही आंसर आया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तुमने तो दिल ना एकदम ऐसे गार्डन गार्डन कर दिया हुआ मेरा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो एकदम। 90% एक्यूरेसी तो आपकी है। अफगानिस्तान जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान सबसे बाद में जो है वो ऐड हुआ है। कितने नंबर का देश है ये, 164 नंबर पे जो है ये ऐड हुआ है, मेंबर बना है WTO का। कब ज्वाइन हुआ था, डेट की बात कर ली जाए तो 29 जुलाई। 29 जुलाई को आप चाहे याद ना रखें बट 2016 को याद रख लें, 2016 को याद रखें। ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में ज्वाइन हुआ है। जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक हमें इस क्वेश्चन को जो है वो याद करके रखना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है मेरे भाई हो, समझ आ रहे हैं क्वेश्चन। किसी भाई को कोई क्वेश्चन में डाउट बच रहा हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, किसी भी टाइप का क्लास के रिलेटेड डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, व्हेन वाज द यूनिवर्स डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्टेड।
ह्यूमन राइट जो है उनको कब अडॉप्ट किया था? यूनिवर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल, ठीक है। यूनिवर्स आ जाएगा तो इंटरनेशनल में कन्वर्ट होगा, ये नेशनल होगा तो अपने इंडिया की बात होगी। तो इंटरनेशनल जो है 48 में, 1948, बिल्कुल सही। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है इंटरनेशनल? तो वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 48 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, ह्यूमन राइट अडॉप्टेड, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इनको दे दी गई थी यूनाइटेड नेशन की असेंबली के द्वारा, यूएन असेंबली के द्वारा इनको किया गया था, ठीक है। उस टाइम पे 1948 का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे कौन सा एक आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज उस टाइम चल रहा था? 1948 में क्या हो रहा था? कोई बच्चा बताएगा जल्दी से, 1948 में क्या हो रहा था? बिल्कुल सही आंसर, 10 दिसंबर 1948। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा बताएगा मेरे को जल्दी से कि 1948 में जो है वो क्या चल रहा था? चलिए, 1948 में एक तो महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, बट उससे पहले जो है वो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ठीक है। ये जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन दी थी, बिल्कुल सही आंसर, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के चलते जो है ये डिक्लेरेशन दी थी। बात कर ली जाए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड की, कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कब चल रही थी? 1939 से लेके 1945 तक जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है। और वर्ल्ड वॉर 1 जो है ये कब हुआ था? इसका टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1914 से लेके 1918 तक। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, याद करके रखेंगे मेरे सभी भाई, ठीक है। चलो, एक मेरे को आप ना क्वेश्चन बताओ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा? ये एग्जाम से भी परे है क्वेश्चन, रियलिटी से भी परे है, ठीक है। इसका एग्जाम से रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये आप खुद की इच्छा से बता सकते हैं अगर बताना चाहो तो। चलो जी, ठीक है, 2025 में हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 3, 2029 में होगा, 2039 में, जब मैं चाहूँगा तब होगा वर्ल्ड वॉर। इम्पॉसिबल, ना 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 ना, इम्पॉसिबल वाली बात नहीं करनी भाई। आज के टाइम पे इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ये जो रूस में हो रहा है, रूस यूक्रेन का हो रहा है, ये इज़राइल पैलेस्टीन का हो रहा है, ये इम्पॉसिबल वाली बातें हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। आफ्टर 2050 के बाद होगा। चलो चलो, देखते हैं कब होगा। आ जाओ वापिस आ जाओ, छोड़ दो वर्ल्ड वॉर 3 को अब। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के कितने मेंबर होते हैं? कितने मेंबर्स होते हैं? ये 54, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, आप इसका आंसर दे रहे हो, मैं समझ रहा कि 2054 में जाके हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसके जो है वो कितने मेंबर्स होते हैं? इसके होते हैं 54 मेंबर्स। कितने होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनमें जो है 18 मेंबर्स जो हैं, 18 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं जनरल असेंबली से 3 साल के लिए, ठीक है। इलेक्ट कहाँ से होते हैं? जनरल असेंबली से फॉर 3 ईयर्स। कुछ ना मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता जाता हूँ, बट बोल देता हूँ, आप मेरी वर्डिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, जो बोलता हूँ वो भी साथ साथ में नोट डाउन करते जाया करें मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। होएगा जी, पोल्यूशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ हो गया जी। इसका तो हो रहा है, बट वर्ल्ड वार असली मज़ा वो आएगा देखने का जब गोले बारूद चलेंगे। चलो जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 56। What is the name of satellite which is sent into orbit by SAARC country for technical and scientific contribution? सार्क कंट्रीज कौन सी हैं? अभी कोई ऐसा मेरे को नहीं दिखना चाहिए बच्चा जिसको ये ना मालूम हो कि सार्क के कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके करवाया है। जल्दी से मेरे को एक चीज़ इसका आंसर दो पहले, कि सार्क के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? जल्दी से आंसर दो, जल्दी से, कितने हैं मेंबर कंट्रीज? गलत मत करना कोई, मैं कह रहा हूं, मैंने बताया हुआ है। इसकी आई थिंक मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक भी थी कुछ यार, इसकी मेरे को ट्रिक याद नहीं आ रही, इसकी ट्रिक याद नहीं आ रही, कुछ थी, छोड़ो ट्रिक को, ठीक है। तो सैटेलाइट की बात करते हैं। सैटेलाइट जो थी GSAT-9, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। और 8 वाले जो हैं उनका आंसर सही है, 7 नहीं है मेरे भाई, 7 नहीं है, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है।
अनमोल कौर, बिल्कुल सही। G-SAT-9 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और कंट्रीज 8 है मेरे भाई, 8 कंट्रीज हैं, याद रखो, भूलो मत यार इसको बार बार। एक चीज़ को सोचो, अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको करवाया, आप फिर से याद भूल रहे हो। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, गिन लो, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अगली। इसके रिलेटेड और कोई इंट्रो तो नहीं चाहिए। देखिए, इंडिया से जो भी लॉन्च होगा वो मोस्टली सतीश धवन से होते हैं, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, सतीश धवन से होते हैं और इसरो उनको लॉन्च करता है। ये कॉमन है, इसमें कोई आपको नहीं दिखेगा अलग से, ठीक है। हाँ, चलो चलो, मेरे को मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। रुको 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 रुक जाओ मेरे भाई, रुको। 8 कंट्रीज याद करने की ट्रिक बताता हूँ, जिनको ऐसे लगता नहीं है। इतना लिखो, MBBS। MBBS मालूम है ना, डॉक्टर की पढ़ाई जो होती है, MBBS पेन। MBBS पेन याद रखो। बहुत सारे बच्चे 7 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिया को शायद नहीं गिनते हैं। भाई इंडिया को भी गिनो। M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, ठीक है। फिर अगले B से भूटान, मैं पूरा पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगान, I से हमारा प्यारा भारत और N से नेपाल। बोलो, गिनो अब कितनी हुई कितनी हुई? 8 हो गई ना। MBBS पेन याद रखो, MBBS की पेन, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज जो हैं ये सार्क के मेंबर्स हैं। बस चाइना को जो है वो लंबी सी टांग मार के बाहर निकाल दो, बाकी सब जो हैं इसके मेंबर्स आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर्ड द टाइटल ऑफ फादर ऑफ नेशन ऑन महात्मा गांधी? ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। किस किस बच्चे ने प्रिपेयर किया इसको? मैंने आपको बोला था कि बताना मेरे को कि फादर ऑफ नेशन जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, इसकी उपाधि, इसका टाइटल जो है वो महात्मा गांधी को किसने दिया था? मस्त फार्मूला, बिल्कुल मेरे भाई, मस्त मस्त चीज़ें बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे बर्डन लेके मत पढ़ो, आराम से चिल करते हुए पढ़ो, बट सीरियस होके पढ़ो, ठीक है। जो कुछ बेसिक ट्रिक्स रहेंगी छोटी मोटी जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगी वो भी आपको बताएंगे, जो कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी बताएंगे, बस आप पढ़ो, ठीक है। तो ये जो टाइटल है ये किसने दिया था महात्मा गांधी को, फादर ऑफ नेशन का? कोई एक बच्चा सही आंसर देगा? कोई एक बच्चा, एक ही बच्चा जो है वो सही आंसर दे रहा है, एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेहरू चाचा नेहरू चाचा नहीं आएंगे भाई, नेहरू चाचा नहीं आएंगे, ठीक है। नेहरू चाचा की नहीं सुनी गई थी। वहाँ पे बात आई थी हमारे दिग्गज नेता सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। SC बोस जो है, जिन्हें हम कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने ये टाइटल महात्मा गांधी को दिया था फादर ऑफ नेशन का, राष्ट्रपिता जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट NGO इज रजिस्टर्ड इन बेल्जियम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट? ये क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं, ये बेल्जियम का है, डिजास्टर मैनेजमेंट से इसका आने के चांसेस कम है, ठीक है, बट लिख लीजिए आंसर ऑप्शन ए है, टाइम्स जो करके आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, द अपेक्स बॉडी ऑफ फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज हेडेड बाय? ये क्वेश्चन बनेगा, आने का प्रबंध करेगा ये, ठीक है, कुछ, क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। तो उन्होंने पूछा है कि इंडिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका इफेक्ट जो है, ठीक है, वहाँ का हेड जो है वो कौन है, कहाँ पर नहीं है, कौन है डिजास्टर मैनेजमेंट का? प्रेसिडेंट रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, या फिर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या फिर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, तो जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त इसका। डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सीरीज है, सीन है, ये प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा इंडिया का, भारत का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा करंटली, ठीक है, वो जो है मेरे भाई वो इसे हेडेड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी? कई बार क्या करते हैं, NDMA करके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, NDMA करके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, क्लियर, ऐसे करके फुल फॉर्म पूछते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इसकी फुल फॉर्म रहेगी, क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता दूं। देखिए, जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी उस टाइम पे जोश जो है वो बच्चों के अंदर बहुत था, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस सीरीज़ के साथ जुड़ रहे थे।
बट अभी कुछ ही दिन जो आप कह सकते हैं सीरीज़ को स्टार्ट किए हुआ है, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देके सुनेंगे। कुछ ही दिन स्टार्ट किए हुआ है, बच्चे जो हैं उसके आधे से भी आधे जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। और मैं ये जो बच्चे भी स्टेबल हैं मेरे साथ, इनसे मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे भाई सिलेक्शन जो है ना वो पूरी भीड़ का नहीं होता है। मान लो 50 बच्चों ने फॉर्म लगाया है तो वो 50 के 50 का सिलेक्शन नहीं होगा। 50 के 50 पहले दिन पढ़ने जरूर बैठेंगे, बट सिलेक्शन किसका होगा? जो पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक जो है वो टिका रहेगा, उसका सिलेक्शन होगा। जैसे कि अब मैं कुछ गिने चुने बच्चे देख पा रहा हूँ जो कंटिन्यू हैं। मेरे भाई आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे ही कंटिन्यू जो है वो बने रहिएगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो। अगर आप भी भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ लीजिए, अगले दिन छुट्टी ले लीजिए, अगले दिन 10 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 दिन पढ़िए मत। ऐसा करिए, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, बट रेगुलर रहें। जो आप क्लासेस कर रहे हैं ऑन टाइम करें, कैसे भी टाइम निकाल के करें। हम भी कर रहे हैं, देखो पूरा टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है। कोई 2-4 मिनट आगे पीछे होता है। तो ये एक छोटा सा सजेशन था मेरी तरफ से आप बच्चों के लिए, ठीक है। जो जुड़े हैं वो अंत तक जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे, तभी आपको जो है सिलेक्शन की सीढ़ियाँ जो है वो दिखेंगी। तो बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। तो ह्यूमन राइट का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है कमीशन का? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बात करेंगे फॉर्म्ड कब हुआ था, बात करेंगे फॉर्म्ड कब हुआ था, तो 1993 में जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। कब हुआ था? 1993 में फॉर्म हुआ था। और गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है? गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है? गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये थी आज की क्लास और आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस। इसके साथ आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो कुछ बच्चे जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए पीडीएफ चाहते हैं, उनके लिए पीडीएफ्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें कि 12 प्रैक्टिस सेट रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पे रहेंगे। और जो कुछ इंटरेस्टेड हैं बच्चे, लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा, वहाँ से ले लीजिए। अदरवाइज़ ये नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ जो है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए होगी या जो भी जानकारी चाहिए होगी वो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर दो, पीडीएफ करके बोल दो कि बोलो पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको इसके रिलेटेड सब मिल जाएगा। क्लियर मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी का कोई अब डाउट नहीं रहा होगा। जो हमारा मकसद था क्लास को करवाने का, उसमें हम सक्षम रहे हैं, आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आ चुकी हैं। तो दीजिएगा मेरे को इजाज़त, कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम पे। नहीं कॉल मत कीजिए, आप सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको जो है क्वेरी जो भी रहेगी आपकी वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दीजिए भाई इजाज़त, कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास सेम टाइम पे हो जाएगी, ठीक है, 8 के करीब रात को लाइव कर लेंगे हम, तो सेम टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और सभी दोस्त जो हैं वो रिवीजन जो है वो ज़रूर कीजिएगा अपने एग्ज़ाम को, अपनी प्रेपरेशन को और एनहांस करने के लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।